पर्व त्योहार और सांस्कृतिक के अवसर पर संपूर्ण लोगों का, सबों का शांति, समृद्धि और सुस्वास्थ्य की कामना सहित मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैं तो शुरू में आया और अंत में आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। सारे तमाशा और घटनाक्रम को का साक्षी मैं ही। इसलिए बड़ी आसान है कि सारे बातें साथी लोग बोल चुके हैं, इसलिए अंतिम वक्ता को बड़ी आसान होती है। श्रोता भी कम होता है और बोलने वाली बातें भी कम हो जाती है। ये प्रमुख अतिथि होना भी बड़ा दर्दनाक चीज है। पहले आओ और लास्ट में जाओ, बीच में इधर उधर मत करो। और हमारे आयोजक महोदय को मैंने एक सलाह दिया था कि हम लोग का इस तरह का कार्यक्रम 2 दिन का होना चाहिए। 1 दिन का कार्यक्रम केवल आसन ग्रहण करवाने के लिए और दूसरा दिन कार्यक्रम करने के लिए, है ना? तभी जाकर के सबका आसन ग्रहण और सबको भाषण करने का मौका मिलेगा। बड़ी कार्यक्रम भी करने के हम लोग की बड़ी गजब की अंदाज है। 2 घंटे आसन ग्रहण में, 2 घंटे में तो पूरी कार्यक्रम समाप्त होनी चाहिए, है ना? फिर भी आज महोदय लोगों को, साथी लोगों को, बहुत सारे साथी लोग वक्ता हैं लेकिन बोल नहीं पाए। मैं तो कम से कम बोलने के लिए मुझे तो मिला है ना? धन्यवाद आए थे लोग। मधेश जन विद्रोह, जिसका ऐतिहासिक भूमि यह रौतहट और इतिहास की रचना करने वाले आप रौतहट वासियों को मैं हमेशा सलाम करता हूं कि आप लोगों ने इतिहास रचा और ये बदल मां कि मधेश जन विद्रोह, जन आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह, कई तरह के आंदोलन इस मुल्क में हुई और इससे पहले भी मधेश आंदोलन से पहले भी बहुत आंदोलन हुए, चाहे वो 7 साल में हो, 36 साल में हो, 42 साल में हो, कई साल में आंदोलन होता था। लेकिन मधेश आंदोलन को छोड़ के जितनी भी आंदोलन हुई है वह आंदोलन सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ, केवल सत्ता परिवर्तन। 46 साल के आंदोलन में थोड़ी सी राजनीतिक परिवर्तन हुई, लेकिन बाकी देखेंगे इसको सत्ता से हटाओ, इसको लाओ, उसको हटाओ, उसको लाओ, फिर आंदोलन करो, फिर सत्ता में जाओ, फिर दूसरा आंदोलन करेगा, फिर सत्ता में जाओ। इस तरह की घटनाएं बहुत ही इतिहास में हुई, लेकिन केवल ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह ही ऐसा विद्रोह रहा है जिसने शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली को ही बदल दिया। मधेश आंदोलन से पहले क्या था? राजा शासन में हुआ करता था, क्या बोलते हैं, राजतंत्र। उसमें दलीय व्यवस्था भी थी, पीछे पीछे थोड़ी बहुत भी कमजोर अवस्था, कई कई राजा तंत्र ही हो गया। एकात्मक प्रणाली थी, समावेशिता नहीं थी। इसी तरह का एक ही भाषा, एक ही संस्कृति का लोगों की वर्चस्व, आधिपत्य और प्रभुत्व सत्ता और शक्ति में हुआ। यही न था मधेश आंदोलन से पहले।
लेकिन मधेश जन विद्रोह के बाद क्या हुआ? राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र का स्थापना, एकात्मक शासन प्रणाली खत्म हुई, संघीय गणतंत्र, एक वर्चस्व प्रणाली कमजोर हुई, खत्म नहीं हुई, और समावेशी लोकतंत्र आ गया। और सबसे बड़ी उपलब्धियां है जो संघीय गणतंत्र है। और ये संघीय गणतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका मधेश आंदोलन की रही है, और जबरदस्त भूमिका आप लोगों की नौतरबाजी। ये इतिहास के निर्माण में आने वाला पीढ़ी याद करेगा इस बात। आज संघीयता के मुद्दा, कभी कांग्रेस ने संघीय प्रणाली की बात नहीं की, अभी भी खुले दिल से नहीं कर रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तो संघीयता शब्द ही 1000 वोल्ट का करंट होता है। जैसे 1000 वोल्ट का बिजली करंट लग गया, वैसे ही होता है संघीयता होने के। और कई शक्तियां हैं जो संघीयता विरोधी ताकतें हैं। वो लोग कह रहे हैं, आप लोगों के बीच में आता संघीयता ने क्या किया, संघीयता ने संघीयता की ना चाहिए। मैं पूछता हूं, संघीयता आने से पहले कितनी भागीदारी महिलाओं की संसद में थी? राष्ट्रीय पंचायत में, संसदों में उस वक्त संविधान में लिखा था 5% उम्मीदवार महिला होने पर 9 भय बनी हुई। एक आध 2-4 महिलाएं केवल संसद में हुआ। आज 33% महिला नेपाल की संसद में बैठी। भारत में भी ये नहीं है, चीन में भी नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। एशिया महादेश में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में महिलाओं की प्रतिनिधित्व नेपाल है। क्या ये संघीयता का देन नहीं है? आज स्थानीय निकाय में, स्थानीयता में, वार्ड में, पालिका में, प्रदेश में कुल मिलाकर के करीब 41% महिलाओं की प्रतिनिधित्व। यहां भी आप उप मेयर के रूप में बैठे हैं, कल आने वाले दिन में सब मेयर भी बनेंगे, है ना? अभी तो अभ्यास हुआ। क्या ये संघीयता आने से पहले संभव था? संसद में, स्थानीय निकाय और प्रदेश में दलितों की उपस्थिति क्या थी? पहले थी ही नहीं, एकाक हुआ करता था कभी, यही न था संसद में। आज दलित की उल्लेखनीय संख्या पार्लियामेंट में, प्रदेश सभा में और स्थानीय में। मधेशियों की उपस्थिति पहले बहुत कम हुआ करता था संसद। आज बहुत बड़ी संख्या में मधेसी लोग संसद में हैं, जनजाति लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग। यह किसकी देन है? संघीय प्रणाली है तो ये प्राप्त हुआ है ना। सरकारी नौकरियों में आज मधेसियों के लिए कोटा आरक्षण है, दलित के लिए, मुस्लिमों के लिए, महिलाओं के लिए, थारुओं के लिए। यह संघीय प्रणाली से पहले थी नहीं थी ना। तो ये कितनी भी तो उपलब्धि है ना संघीय प्रणाली का। लेकिन जिसकी वर्चस्व और प्रभुत्व कमजोर होता रहा है, वो संघीयता के विरुद्ध में साजिश कर रहा है, लोकतंत्र के विरुद्ध में साजिश कर रहा है, गणतंत्र के विरुद्ध में साजिश कर रहा है, समावेशिता के विरुद्ध में साजिश कर रहा है। और वो साजिश कौन कर रहा है? उसका साजिश का सरदार के.पी. शर्मा ओली एंड कंपनी। और उन्होंने क्या किया? लोकतंत्र गणतंत्र को समाप्त करने की साजिश। पहले संवैधानिक निकाय को कब्जा कर लिया, निर्वाचन आयोग को कब्जा किया, फिर अदालत अख्तियार शाह को अपना आदमी लगा करके कब्जा करता चला गया,
और उनको ये लगा कि अब हम इस दुनिया का बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं। अब जंग बहादुर बनने का सोच उनमें आया, एक स्वेच्छाचारी शासक बनने का उनको वो सपना देखने लगा। और वही सपना देखने के कारण उन्होंने एक ही कार्यकाल में एक ही प्रधानमंत्री ने एक ही संसद को दो बार असंवैधानिक तरीके से भंग किया। हो संसार में नेपाल को छोड़कर कई उदाहरण ये उन्होंने की, जिनकी मानसिकता थी कि स्वेच्छाचारी शासन लाए और ये संघीय गणतंत्र को फेंक दे, क्योंकि आज तक वो संघीय गणतंत्र के पक्ष में कभी रहा ही नहीं। ताकि क्यों फेंक रहे? इसलिए वो संघीयता का विरोध कर रहा है, संघीयता को समाप्त करने की साजिश कर रहा है, ताकि जो भागीदारी महिलाओं की बढ़ रही है, मलेशियों का भागीदारी बढ़ रही है, थारुओं का बढ़ रहा है, मुसलमानों का बढ़ रहा है, वही जनजातियों का भागीदारी बढ़ रहा है। ये भागीदारी से वो डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि जो शासक वर्ग है, जो 250 वर्षों से ज्यादा इस मुल्क का शासन प्रशासन अपने मुट्ठी में रखा, वो इसलिए डर रहा है कि कहीं ये मुट्ठी से छीन ना ले, इसलिए वो डरता है। और इसलिए उन्होंने संघीयता को समाप्त करना, जो ही उन्होंने एक असंवैधानिक कदम को उठाया, जनता समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया कि यह कदम असंवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और प्रतिगमनकारी है और स्वेच्छाचारी शासन की ओर ले जाना चाह रहा है। इसके विरुद्ध में सड़क संघर्ष और राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई सर्वोच्च में लड़ेंगे। हर तरह की लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय किया और सड़क पे पहली बार जनता समाजवादी पार्टी ने प्रतिगमन के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी और व्यापक रूप में नागरिक समाज, पत्रकार मित्र लोग, काफी लोगों ने सड़क पे आना शुरू किया। कुछ राजनीतिक दल भी आए और उसी का परिणाम है कि केपी शर्मा का संघीय गणतंत्र को समाप्त करने की जो साजिश हुई वह चकनाचूर हुआ और उसे सत्ताच्युत करके आज एक लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। और इसकी सबसे बड़ी नेतृत्वदायी भूमिका जनता समाजवादी पार्टी की। उस वक्त पार्टी एक थी, अभी भी एक ही है, कुछ लोग छोड़ गए हैं और सब कोई ने निर्णय किया, सड़क पे उतरे। महान जी राजेंद्र वगैरह भी सड़क में उतरे। सड़क में उतरते गए, जब संकट के पियोली की ओर बढ़ते गया, हम लोग आगे थे, पीछे में वो लोग आ रहे थे। ऐसे उलट के पीछे देखे तो भाग गए। कहां भाग गया? तो भाग करके चला गया ओली के गोद में, छाता को भी इधरे छोड़ दिया। भागते भागते पैजामा भी फट गया था उनका, ओली की ओर दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और वह प्रतिगमन का हथियार बना। जो मधेश के विरुद्ध में जो साजिश हुआ, उस साजिश का हथियार बनने वाला कभी भी मधेसी के हितैषी हो ही नहीं सकता। और आज इतिहास के कटघरे में पहुंचे। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग चाहते हैं, जनता समाजवादी पार्टी का चाहना है कि ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये समावेशिता जो हम लोगों ने प्राप्त किया है वो ऐसे नहीं मिला है। सैकड़ों हजारों सपूत ने बलिदान देके इसे प्राप्त किया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। इसकी रक्षा करना, जिसने प्राप्त करता है संघर्ष करके, या जो मां बच्चे को पैदा करती है, उस बच्चे को रक्षा और पालन पोषण का दायित्व भी मां या पिताजी उनका जो है उनको लेना पड़ता है। छोड़ करके नहीं भागते हैं ओली के पीछे। और वो दायित्व अब भिड़ा उठाया है जनता समाजवादी पार्टी। और प्राप्त अधिकार को रक्षा करना है और बाकी अधिकार को प्राप्त करनी है। अभी राजनीतिक अधिकार की लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी भी साजिश हो रही है।
अभी भी साजिश हो रही कि संघीय गणतंत्र को खत्म करने की। इसमें हम लोग सतर्क भी हैं और सावधान भी हैं। और इसी को संस्थागत करते हुए इस पृष्ठभूमि से आगे बढ़ के हमें बाकी अधिकार को प्राप्त करनी है, बाकी लड़ाइयां भी लड़नी है। बाकी में कुछ लड़ाइयां हैं कि अभी जिसमें खास महत्वपूर्ण है शासकीय स्वरूप की सवाल। अभी का जो शासकीय स्वरूप है, जो प्रणाली है, ये विकृत संसदीय प्रणाली है। यहां बड़े विचित्र की मेला लगती है। आपके यहाँ गाय माल का मेला लगता है कि नहीं है? भेड़ बकरी बिकता है कहीं? बाजार उजार लगता है? कहाँ लगता है? वहाँ गौर के उधर। हमारे यहाँ काठमांडू में नेताओं का व्यापार मेला लगता है, उसकी खरीद बिक्री होती है। सांसद का ज्यादा भाव होता है, खरीदने वाले दलाल आते हैं, खरीद बिक्री करते हैं और सत्ता और शक्ति परिवर्तन करते हैं। इस तरह की प्रणाली जब तक रहेगी तब तक क्या आपका कल्याण होगा? देश का निर्माण होगा? नहीं होगा। ये खरीद फरोख्त करने वाली ऊपर से नीचे तक की प्रणाली को बदलना होगा और सीधे जनता से निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार संपन्न राष्ट्रपति प्रणाली में जाना, ताकि जनता सीधे कार्यकारिणी राष्ट्रपति का निर्वाचन करे और राष्ट्रपति अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। संसद लोग सरकार में नहीं जाते उस प्रणाली में। संसद लोग कानून बनाएंगे, बजट पास करेंगे, तो खरीद बिक्री करना ही नहीं पड़ेगा, तब ना विकास और निर्माण में जाएगा। इसलिए इस प्रणाली को बदलना है। हमें निर्वाचन प्रणाली को भी बदलनी है। अभी का निर्वाचन प्रणाली कितनी महंगा है। एक विद्यालय का व्यवस्थापक समिति की लड़ाई होता है तो वहां मर्डर हो जाता है, कहीं लाखों खर्च होता है। पालिका के में लाखों खर्च होता है। संसद के चुनाव और प्रदेश के चुनाव में आने वाले दिन में तो अनुमान ही नहीं किया जाता। इतनी बड़ी खर्चीला चुनाव जिसमें पैसों की खर्चीला तो है ही है, पूरे देश का खसी बकरी मुर्गी मुर्गा सब शहीद हो जाता है चुनाव का टाइम, है ना। भट्टी का भट्टी साफ। इस तरह के निर्वाचन प्रणाली रहे तो क्या यह हल जोतने वाला, खेती करने वाला किसान जो देश का 80% जनसंख्या है, वो लोग चुनाव लड़ पाएंगे? हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बड़े विद्वान असल लोग, समाज सेवी लोगों को कहते हैं कि आओ भाई कल इस गांव को बनाना है, यहाँ अच्छा नेतृत्व करना है, बनाना हमारे पास पैसा नहीं के बाद। फिर दूसरे को मिलते हैं, इस बार टिकट हमको चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हमने 50 लाख जमा किया है, 1 करोड़ का घराड़ी बेचेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यही कहता होगा आप लोगों को भी ना। तो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का खर्च करके आपके कल्याण करेगा कोई भी? सीधी सी बात है, कोई भी घर का 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा करके वो आपका सेवा करने के लिए खर्चा कर रहा है, जनता का सेवा करने के लिए खर्च कर रहा है। जनता का सेवा करने की तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वो ये कर रहा है कि वो 4 करोड़ लगाएगा, 40 करोड़ निकालेगा, इसीलिए ना कर रहा है। तो देश कहां जाएगा? गरीब जनता तो गरीब ही रह जाएगा ना। उनकी प्रतिनिधित्व तो होगा ही नहीं, आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। यही प्रणाली अगर आगे बढ़ा तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद बड़े बड़े भू माफिया, काला बाजारिया और बड़े बड़े बिलेकिया लोग ही राजनीति में चुनाव लड़ पाएंगे, या उनके द्वारा खड़ा किया गया पुतला ही चुनाव लड़ पाएगा। आम जनता खाली वोटर ही बन के रह जाएगा। यह लोकतंत्र की बहुत ही कमजोरी रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक हो, न पार्टी को एक पैसा खर्च करना पड़े, न उम्मीदवार को। यह प्रणाली दुनिया का 71 देशों में है। 1-2 देश नहीं, 71 देशों में
कई देशों का मैंने भ्रमण भी किया, अध्ययन भी किया। चुनाव के समय न उम्मीदवार का 5 पैसा खर्च होता है न पार्टी। वो प्रणाली, उसमें सब कोई भी अगर समाज सेवी है, पार्टी में अच्छा काम किया है, देशभक्त है, तो वह उम्मीदवार होता है और जीत के जाता है। वह सेवा भावना से काम करता है। तो यह निर्वाचन प्रणाली को बदलना, ये निर्वाचन प्रणाली, ये शासक के स्वरूप हमें कंगाल से कंगाल ही बना रखा है। यह असफल हो चुका है। हमें प्रणाली बदलनी है कि जितनी हमारी जनसंख्या है, जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है, उतनी भागीदारी चाहिए। चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो राजनीतियों में हो, हमारा जनसंख्या के आधार पर हमारी भागीदारी और प्रतिनिधित्व कराना अभी भी नहीं हुआ। कुछ बढ़ा है पहले से, लेकिन अभी ये करवाना। हमें न्यायालय में परिवर्तन लाना है, न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाना है। अभी की न्याय प्रणाली कितनी महंगी है तो आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दा की सप्तरी की रोथठी का होता है अदालत, है ना। कितना महंगा होता है यहां से सर्वोच्च तक की लड़ाई। एक गरीब लड़ सकता है, एक गरीब वो फीस दे सकता है, दौड़ सकता है। वहां तो 1 लाख, 2 लाख, 60,000, 70,000 एक बहस का फीस होता है। फिर न्याय आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसी न्याय प्रणाली को बदलना होगा जहां एक लंगोटी लगा करके हल जोतने वाले के साथ भी बिना खर्च का उसे न्याय मिल सके। ऐसी न्याय प्रणाली चाहिए और ये संभव है। न्याय प्रणाली में परिवर्तन, न्याय प्रणाली अभी एकात्मक है और प्रणाली संसदीय है, इसको भी संसदीय बनाना होगा। फिर दूसरी हमें राजनीतिक परिवर्तन की जरूरी है कि ये जो 7 प्रदेश बनाया है, यह अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक है। ये 7 प्रदेश की नक्शा सीमांकन को बदलना होगा और बदल के कौन सा लाना है। संविधान सभा के समय में तत्कालीन संविधान में व्यवस्था के अनुकूल उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बनी थी। आयोग ने सुझाव दिया था कि 10+1 यानी 10 प्रदेश का अवधारणा लाया, जिसमें नारायणी से पूर्व मेची तक एक प्रदेश और नारायणी से महाकाली तक 2 भाग था और उसमें पहचान और सामर्थ्य पे था। वो सबसे बेहतर नमूना सिफारिश किया था, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ करके केवल 8 जिले को, 8 ही जिला मधेश है। इन्हीं लोगों के लिखा हुआ किताब में मैंने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा, 22 जिला मधेश, भित्री मधेश पढ़ा था। आप लोग भी पढ़े होंगे ना? पढ़े थे। तो बाकी कहाँ गया? 8 ठो इधर आया तो 10 ठो किधर गया, 12 ठो किधर गया जी, है ना। ये त्रुटि है, तो इस त्रुटि को करेक्शन करना है। और ये हुई राजनीतिक लड़ाई। अब इन चीजों को प्राप्त करनी है, तो ये तभी प्राप्त होगा ना, जो अभी प्राप्त हुआ है उसे हम बचाएंगे तब ना बाकी लेंगे। और यही चला जाएगा तो बाकी कहां से मिलेगा। इतनी सी बात महंत जी के अकल में नहीं आए तो मैं क्या करूं, समझाते समझाते तक। अगर अभी जसपा का सरकार बनता, कई पार्टियों से हमारी बातचीत हुई, वहां बातें मिल नहीं रही थी। ओली को हटाओ, जसपा का ही अगर संभव है तो सरकार बनाने के लिए तैयार। बातें आगे बढ़ चुकी थी। मैंने महंत जी को बुलाया और इस लिखित स्टेटमेंट में वक्तव्य जारी हुआ कि हम अपनी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वक्तव्य जारी हुई, हमने बात आगे बढ़ाया और सकारात्मक ओर बात जा रही थी। जब हस्ताक्षर हुआ महंत जी जो ठीक है बनाएंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय सरकार नहीं तो जसपा के नेतृत्व में सरकार बनाना है, दूसरे के सरकार में नहीं जाना। वक्तव्य जारी हुआ, 3-4 घंटे के बाद कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमको तो बहुत डांट फटकार देता है। मैंने कौन डांटता है? नहीं, वो लोग डांटते हैं। कौन वो लोग?
तो लोग जानते ही समझते ही है ना, वही लोग डांटा फटकारा, हम क्या करेंगे, हमसे नहीं होगा। हमने तो उनको पीएम बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आगे बढ़ा, वो जाकर के केपी ओली का पीएन बन गया, तो मैं क्या करूं? जिसको हमने पीएम बनाया रहा था वो पीएन बन गया, तो एक पीएन इस मधेश की मुक्ति नहीं दिला सकता। और ये रही, इसलिए बाकी जो परिवर्तन इसे लानी है, एक राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई भी हमारी जारी है। दूसरी, हमें 3 कामें करनी है। दूसरा है आर्थिक विकास और समृद्धि, यानी अब राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ाना है। आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी आधार है कृषि का। ये जो खेती है ना, कृषि, अभी भी 80% से ज्यादा लोगों का जीवन कृषि पे आधारित है। इस कृषि को अगर हम आधुनिकीकरण करते हैं, औद्योगिकरण करते हैं कृषि को, तो इस देश में गरीबी बेरोजगारी नहीं रहेगी। लेकिन भूमि व्यवस्था का जो अभी की प्रणाली है, इसे बदलना होगा, नई भूमि व्यवस्था में ले जाना होगा, कृषि को आधुनिकीकरण करना होगा और यहां का गरीबी बेरोजगारी वहीं से खत्म होगा। सब लोग काम में लगेंगे, काफी उत्पादन होगा आधुनिक प्रणाली में। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल फूल, काफी डेयरी इंडस्ट्रीज, काफी संभावनाएं नेपाल में है। कृषि में जितनी संभावना है उतनी संभावना कहीं नहीं। कृषि को आधुनिकीकरण करना है और पूंजी और प्रविधि ला करके इस तराई को, देश को ही, पूरी देश को ही हमें औद्योगिकरण में ले जाना है। और उद्योग धंधा खुलेगा, कृषि का आधुनिकीकरण होगा, तब न लोगों को रोजगार मिलेगा। आज 70 लाख के आसपास युवा और युवतियां इस देश का कतार, मलेशिया, सऊदी अरेबिया लगायत के मुल्कों में रोजी रोटी के तलाश में भटक रहा है। वो युवा जिन्हें इस देश को बनाना था, वो दूसरे देश में बना रहा है। उन्हें जब तक हम अपनी देश में काम नहीं देंगे, जब तक रोजी रोटी यहां सृजना नहीं होगी, तो यह देश कंगाल का कंगाल ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए क्या करना होगा? कृषि का आधुनिकीकरण, मुल्क का औद्योगिकरण, जल स्रोत का प्रयोग और पर्यटन का विकास। इस सब करने के लिए सबसे पहले शिक्षा का सुधार करना होगा। अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, इससे कोई उपलब्धि नहीं आ सकती। इसे गुणस्तर शिक्षा और सभी को एक ही तरह का शिक्षा दें। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा जनशक्ति पैदा होगा, जितना अच्छा जनशक्ति पैदा होगा मुल्क उतना अच्छा बनेगा। विकास की सबसे पहली आधार शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। स्वस्थ होंगे लोग, शिक्षित होंगे, तब न विकास होगा। और ये राज्य की दायित्व तो राज्य को लेना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार राज्य की दायित्व होगी और वह प्राप्त करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण, मुल्क का औद्योगिकरण, जल स्रोत का प्रयोग, पर्यटन का विकास और शिक्षा का विकास करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी विकास के माध्यम से समृद्धि को प्राप्त करना और समृद्धि के साथ साथ मुल्क को ये मांग के खाने वाला नहीं, दाता देश नेपाल बन सकता है। यह आधार है। नेपाल